रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे श्री वाई रेड्डी के द्वारा लिखित पुस्तक एडवाइस इन डिसेंट से साभार कड़वा सच। जिस हाल में आज पाकिस्तान है, ऐसे ही हाल में छोड़ के गए थे राजीव गांधी भारत को। सोनिया गांधी ने पर्दे के पीछे जिस कदर लूट की होगी, सोचिए तब 40 करोड़ के लिए सोना गिरवी रखा था, जबकि 64 करोड़ की दलाली तो सिर्फ बोफोर्स में खा गई थी। आरबीआई गवर्नर रहे याईवी रेड्डी की पुस्तक एडवाइस इन रिसेंट से साभार। कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ 40 करोड़ रुपए के लिए हमें अपना 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। यह स्थिति भी भारतीय इकोनॉमी की थी। मुझे तो याद नहीं, पर इतना पता है कि 90 के शुरुआती दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को वो दिन भी देखना पड़ा था जब भारत देश जैसे को भी अपना सोना विश्व बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। राजीव गांधी के शासनकाल में देश की तिजोरी खाली हो चुकी थी और तभी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या लिट्टे के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। चंद्रशेखर तब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तिजोरी खाली थी, वे घबरा गए, करें तो क्या करें। रेड्डी अपनी पुस्तक में लिखते थे कि पूरे देश में एक तरह का निराशा भरा माहौल था। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में कोई रोजगार नहीं दिया था। नया उद्योग धंधा, एक बिजनेस करने जाओ तो 50 जगह के एनओसी लेकर आना पड़ता था। कांग्रेस द्वारा स्थापित लाइसेंस परमिट के उस दौर में चारों तरफ बेरोजगारी और हताशा का मंजर था। दूसरी तरफ के देश में मंडल और कमंडल की लड़ाई पीछे छिड़ी हुई थी। 1980 से 1990 के दशक तक देश में कांग्रेस ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया था। उसी दौरान बोफोर्स तोपों में दलाली का सामने आया मैटर। किताब में रेड्डी लिखते हैं कि गांधी परिवार की अथाह लूट ने देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया था, मतलब डाउन पहुंचा दी थी। रेड्डी अपनी किताब में लिखते हैं कि उन दिनों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सोना विश्व बैंकों में गिरवी रखने का फैसला किया। हालात ये हो गए थे कि देश के पास तब केवल 15 दिनों का आयात करने लायक ही पैसा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आदेश से भारत ने 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा था। उस समय एक दिलचस्प और भारतीय जनमानस को शर्मसार करने वाली घटना घटी। आरबीआई को बैंक ऑफ इंग्लैंड में 47 टन सोना पहुंचाना था। यह वह दौर था जब मोबाइल तो होते नहीं थे और लैंडलाइन भी सीमित मात्रा में हुआ करती थी। नई दिल्ली स्थित आरबीआई का इतना बुरा हाल था कि बिल्डिंग से 47 टन सोना नई दिल्ली एयरपोर्ट पर एक वैन द्वारा पहुंचाया जाना था। वहां से ये सोना इंग्लैंड जाने वाले जहाज पर लादा गया ना था। खैर, बहुत ही बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत प्रॉब्लम के बाद ये 47 टन सोना इंग्लैंड पहुंचा और ब्रिटेन ने भारत को 40.05 करोड़ रुपए कर्ज दिए। इतने रुपए का कर्ज दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस पुरानी तथा मन को दुखी करने वाली घटना का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि कांग्रेस ने जो बेशर्म नेता और समर्थक मोदी जी के ऊपर देश की अर्थव्यवस्था और चौपट करने का इल्जाम लगाते हैं, उस कम अकल लुटेरे गांधी परिवार की लापरवाही की वजह से ही देश को अपना सोना महज 40 करोड़ का कर्ज पाने के लिए गिरवी रखना पड़ा था। किसी देश के लिए इससे ज्यादा अपमान और शर्म की बात क्या हो सकती है। मुझे बेहद हंसी और हैरानी और गुस्सा आता है कि जब देश को महज 40 करोड़ रुपए के लिए गिरवी रखने वाले लोग कहते हैं कि मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय एक मशहूर कंपनी एनरॉन ने महाराष्ट्र के दाभोल में कारखाना लगाने की प्लानिंग की, लेकिन ये स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के कारण न हो सका। फलस्वरूप बदलती विश्व परिस्थितियों से नाराज एनरॉन ने भारत सरकार पर 38,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई पर मुकदमा दायर कर दिया। वाजपेयी सरकार ने हरीश साल्वे
जो कुलभूषण जाधव का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़कर जीता, को भारत सरकार पर वकील नियुक्त किया। पर आप जानकर चौंक जाएंगे कि एनरॉन के वकील पी चिदम्बरम बने, यानी पी चिदम्बरम भारत के विरुद्ध समय बीतता चला गया। बाद में यूपीए सरकार बनी। कैबिनेट मंत्री चिदम्बरम एनरॉन की तरफ से मुकदमा नहीं लड़ सकते थे, पर वो कानूनी सलाहकार बने और वे मुकदमे को एनरॉन के पक्ष में करने में सक्षम थे। अगर खुलासा चौंकाने वाला है। चिदम्बरम ने तुरंत हरीश साल्वे की एनरॉन केस से हटा दिया। हरीश साल्वे की जगह खबर कुरैशी को नियुक्त किया गया। आप ठीक समझे तो ये वही पाकिस्तानी वकील है जिसने कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान सरकार का मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान ने भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तानी वकील को 1400 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वकील की फीस के रूप में। अंततः भारत मुकदमा हार गया और भारत सरकार को 38,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम मुआवजा देना पड़ा। लेकिन लुटियन मीडिया ने खबर को गोल मोल करके और एक सरसरी तौर पर दिखाई। अब सोचिए 38,000 करोड़ रुपए का मुकदमा लड़ने के लिए फीस कितनी ली होगी। जो पाठक किसी क्लेम के केस में वकील की फीस तय करते हैं, उन्हें पता होगी वकील केस देखकर उसका 10% लेकर 60% तक फीस लेता है। सोचिए इस महंगाई पर कोई हंगामा नहीं हुआ। अगर ये केस मोदी के समय में होता तो और भारत सरकार कोर्ट में हार जाती तो चमचों की छोड़िए भक्त भी डंडा लेकर मोदी के पीछे दौड़ते। और एक मजेदार बात, जिन कंपनियों के एनरॉन में निवेश करने के बाद ये प्रोजेक्ट केवल फाइल किया गया था, उनका निवेश महज मात्र $300 मिलियन, यानी उस वक्त के डॉलर रुपया विनिमय के दर से हिसाब से महज 1530 करोड़ रुपए था। वह भी बैठे बिठाए महज 7 साल में 38,000 करोड़ का फायदा, वो भी 1 यूनिट बिजली का संयंत्र लगाए बिना। कांग्रेस हमारी सोचने की क्षमता से ज्यादा विनाशकारी है। यह थी विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और अनुभवी और पढ़े लिखे लुटेरों की सरकार। जिस किसी को भी कोई शंका हो वह गूगल में जाकर सर्च मार ले। जन जागरण अभियान के लिए जारी किया गया। आज जितने भी लोग मोदी जी को उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, उस समय सब मौन धारण करे हुए थे। वे तो वही सब जानते हैं कि कांग्रेस क्या कुछ कर सकती है। अगर आज ऐसे लोग सुरक्षित हैं तो केवल मोदी जी के हिंदुत्व के कारण। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व में 4थे स्थान पर है, मगर गुलाम कहते हैं कि मोदी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। वाह क्या बात है। नेशनल हेराल्ड केस क्या है, आसान शब्दों में जानिए। नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड नामक अखबार 1930 में शुरू किया। धीरे धीरे इस अखबार ने 5,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी संपत्ति अर्जित करने के बावजूद भी सन 2000 में यह अखबार घाटे में चला गया और इस पर 90 करोड़ का कर्जा हो गया। नेशनल हेराल्ड की तत्कालीन डायरेक्टर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा ने इस अखबार को यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी को बेचने का निर्णय लिया। अब मजे की बात सुनो। यंग इंडिया के डायरेक्टर्स थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा। डील ये थे कि यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड के 90 करोड़ के कर्ज को चुकाएगी और बदले में 5,000 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति यंग इंडिया को मिलेगी। इस डील को फाइनल करने के लिए नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा ने तत्काल यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा से बात की, क्योंकि वह अकेले ही दोनों ही कंपनियों के डायरेक्टर्स थे। अब यहाँ एक नया मोड़ आता है। 90 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए यंग इंडिया ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ का लोन मांगा। इसके लिए कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के महासचिव शामिल हुए। और ये वरिष्ठ लोग कौन थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर और मोतीलाल वोरा। कांग्रेस पार्टी ने लोन देना स्वीकार कर लिया और इसको कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने भी पास कर दिया और यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा ने ले लिया और आगे नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा को दे दिया। अभी
कुछ मजा और बाकी है। अब कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सोनिया गांधी, राहुल, आस्कर और वोरा साहब सब सम्मिलित हुए। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि नेशनल हेराल्ड ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत सेवा की है, इसलिए उसके ऊपर 90 करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया जाए। और इस तरह 90 करोड़ के छोटा सा कर्ज माफ कर दिया गया। और इस तरह से यंग इंडिया, जिसमें 36% शेयर सोनिया को और राहुल के हैं, और शेष बैलेंस जो बचता है, रिमेन्स शेयर ऑस्कर, वो वोरा साहब के हैं, जो 5000 करोड़ की संपत्ति उन्हें मिल गई। जिसमें एक 11 मंजिल बिल्डिंग को, जो बहादुर शाह जफर मार्ग में है, उस बिल्डिंग में कई हिस्सों को, और अब पासपोर्ट ऑफिस सही कई ऑफिस को किराए पर दे दिया गया, रेंट पे दे दिया गया। इसको कहते हैं राख के ढेर से महल खड़ा कर लेना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसी नेशनल हेराल्ड केस में 5000 करोड़ के घोटाले में बेल पर हैं। ये धांधलेबाजी हुई है। और फिर कहते हैं कि देश में इकोनॉमी तुरंत बढ़िया, इतने बड़े घोटाले हो रखे हैं। इस शुरू की क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको लगता है तो ये बात शेयर कीजिए, और इन कांग्रेसियों के जो फर्जीवाड़ा हुआ है और जो उनका कैरेक्टर उन लोगों के सामने आया है, कैरेक्टर सिर्फ इन्हीं का नहीं है, और भी लोग हैं, आना तो सबका चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।